हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्किल टेक 01। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए आइए देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह कथन किसने कहा था कि रोलेट एक्ट निवारक हत्या है? यह किसने कहा था कि रोलेट एक्ट निवारक हत्या है? तो उत्तर हो जाएगा सी, एडविन सैमुअल मेंटोग्यू। तो रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पास किया गया था। इसके तहत कुछ एक मुकदमों में मुलजिम को बिना ट्रायल के दोषी करार दिया जा सकता था। नंबर 2, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था? तो उत्तर हो जाएगा सी, कलकत्ता। 1906 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को कोलकाता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा फहराया गया था। तीसरा, केवल पागल खाने के बाहर खड़े पागल लोग ही आजादी की बातें कर और सोच सकते हैं, स्वराज के संदर्भ में कथन किसने कहा था? तो ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होने के बाद नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। गरम दल के नेताओं द्वारा स्वराज के विचार को बल देने पर गोपाल कृष्ण गोखले ने उपरोक्त कथन कहा था। चौथा प्रश्न, पूर्व के देशों में पुर्तगाल के एकाधिकार को किस यूरोपीय देश ने क्षीण किया? तो ये किया बी, नीदरलैंड ने। पुर्तगाल का प्रभाव भारत में 1509 से शुरू हुआ। भारत में पुर्तगाल के पहले वाइसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कोच्चि में पहला अपना मुख्यालय स्थापित किया। डच व्यापारियों ने भारत में वर्ष 1605 में प्रवेश किया। तो कई बार ये सन भी पूछ लेता है। पांचवा, ट्विटर पर खाता बनाने वाला भारत का पहला मंत्रालय कौन सा था? तो ये था बी, विदेश मंत्रालय। तो भारतीय मंत्रालयों में से विदेश मंत्रालय ने सबसे पहले ट्विटर अकाउंट बनाया था। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है जो 2006 में अस्तित्व में आई। अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है? तो अक्टूबर जो क्रांति वो रूस से संबंधित है। अक्टूबर क्रांति को रूसी क्रांति भी कहा जाता है। यह क्रांति 25 अक्टूबर 1917 को रूस के पेट्रोग्राद में सशस्त्र विद्रोह के रूप में हुई थी। सातवां, तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना किस आंदोलन की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी? स्वराज तिलक स्वराज फंड, तो ये की गई थी बी, असहयोग आंदोलन। तिलक स्वराज फंड की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी और इस फंड की स्थापना बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के 1 वर्ष बाद की गई थी। आठवां, इनमें से किन विश्वविद्यालयों की स्थापना 1917 के सैडलर आयोग के अंतर्गत नहीं की गई थी पूछा गया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त डी, पटना विश्वविद्यालय, ओस्मानिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इनमें से किसी भी विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 के सैडलर आयोग के अंतर्गत नहीं की गई थी। पटना विश्वविद्यालय, ओस्मानिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में सैडलर आयोग के तहत की गई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। तो इसमें जो पूछा गया कि 1917 के सैडलर आयोग के अंतर्गत नहीं की गई थी, यानी कि की गई थी इन सब की। ठीक है, नवा प्रश्न, निम्नलिखित में किसने कोर्ट की भाषा को फारसी से बदलकर अंग्रेजी कर दिया? कोर्ट की भाषा को फारसी से बदलकर अंग्रेजी कर दिया और ये किसने किया था? ये किया था आपका बी, लॉर्ड बेंटिंक ने। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई सामाजिक सुधार किए और उनके कार्यकाल के दौरान ही चार्टर एक्ट 1833 पारित हुआ था। 10वां प्रश्न, अलीवाल की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी आपका अंग्रेजों और सिखों के बीच। अलीवाल की लड़ाई 28 जनवरी 1846 को अंग्रेजों और सिखों के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हैरी स्मिथ ने किया, जबकि सिखों का नेतृत्व रणजोत सिंह मजीठिया ने किया। 11, बंगाल में द्वैध शासन 1765 में किसके फरमान का परिणाम था? द्वैध शासन, तो ये था आपका बी, शाह आलम का जो फरमान था उसके तहत ही द्वैध शासन
वहाँ पर लागू हुआ। बंगाल में द्वैत शासन शाह आलम के फरमान के परिणाम था। इस फरमान के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी और निजामती दोनों अधिकार प्राप्त हो गए थे। द्वैत शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में हुई थी, परंतु वॉरेन हस्टिंग ने इस व्यवस्था को बंद करवाया था। 12वां, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी, इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया और उसमें भाग लिया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय विनायक दामोदर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद आंदोलन का प्रमुख माना जाता है, बिल्कुल सही। उन्होंने मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। मित्र मेला, सही। वे महात्मा गांधी की हत्या के आरोपियों में से थे, बिल्कुल सही। 13वां, पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे आपका बी, लॉर्ड इरविन। पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच आयोजित किया गया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने की थी। और उस समय भारत का जो पहले गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। 14वां प्रश्न, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे देवेंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर का चयन भारतीय सिविल सेवा के लिए जून 1963 में हुआ था। नवंबर 1864 में वे प्रशिक्षण पूरा कर, ये 1964 नहीं 1863 में किया था और नवंबर 1864 में प्रशिक्षण पूरा कर भारत लौटे। उन्हें सतारा में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ के पहले जो थे सिविल सेवा में शामिल होने पहले व्यक्ति वो कौन थे? ये थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये सही उत्तर है इसका, ये नहीं है। ठीक है, अगला 15, बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था के पथ प्रदर्शक और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे किस राज्य के सीएम थे? बी, गुजरात। बलवंत राय मेहता एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने बारदौली सत्याग्रह में भाग लिया। वे गुजरात के दूसरे सीएम थे। उन्हें पंचायती राज व्यवस्था का पिता भी कहा जाता है। 16वां, ले कॉर्बूसियर निम्नलिखित में से किस शहर के वास्तुकार थे? ले कॉर्बूसियर, तो ये थे बी, चंडीगढ़ के। तो चंडीगढ़ की रचना में ले कॉर्बूसियर का महत्वपूर्ण योगदान है। 1951 में उन्होंने यह कार्य शुरू किया और चंडीगढ़ के अतिरिक्त अहमदाबाद का साराभाई हाउस, नई दिल्ली का अंतरराज्यीय बस टर्मिनल और दिल्ली के प्रगति मैदान का प्रदर्शनी हॉल उनके प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, 17वां प्रश्न है, राजमाला भारत के किस राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह है सी, त्रिपुरा। राजमाला में त्रिपुरा के वंशजों का वर्णन है। वो पुस्तक 15वीं शताब्दी में धर्म माणिक्य के कार्यकाल के दौरान लिखी गई थी। 18वां, निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक का उत्तराधिकारी था? तो ये हुआ गुरु अंगद। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे और 1539 में गुरु नानक की मृत्यु के बाद उन्होंने कार्यभार संभाला। चलते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। भारत के साथ एक व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस देश ने स्थापित किए थे? कई बार पूछा गया है। तो यह है पुर्तगालियों ने। भारत में पुर्तगालियों का आगमन 16वीं शताब्दी के आरंभ में ही शुरू हो गया था और 25 मार्च 1505 को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में पुर्तगाल का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। 20वां, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। चलते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? तो सबको पता होना चाहिए, हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज लिखी थी। 1909 में इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया है।
22वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1928 में पहली बार भारत के लिए संविधान का मसौदा मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया और 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। 1929 में कई बार पूछा गया लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, जबकि मसौदा जो संविधान का था 1928 में वो मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। 23वां प्रश्न पर चलते हैं। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए? 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में, तो वे सी राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे और उनके साथ ब्रज किशोर प्रसाद, ये नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, उनके साथ ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेपी कृपलानी थे। ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और चौथा जेबी कृपलानी भी थे। ठीक है, अब है 24वां प्रश्न। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में है? तो ये आपका कोलकाता में। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु जो है वो आपका कोलकाता में है। विद्यासागर सेतु को दूसरी हुगली सेतु भी कहा जाता है और इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया है। 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में है? तो प्लासी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। प्लासी की जो लड़ाई कई बार पूछा गया, 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार भी थी। ठीक है। 26वां प्रश्न। भारतीय टंकण कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया? तो ये किया था आपका लॉर्ड कर्जन ने। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय टंकण कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। 27वां प्रश्न। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के निम्नलिखित में से किस मिसल से संबंधित थे? तो ये थे सुकेर चकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के अंतिम सेनापति थे। वे पंजाब के हाफिजाबाद और गुजरावाला क्षेत्र में जिले में केंद्रित थे। कुल 12 मिसलें थी, लेकिन रणजीत सिंह उन्हें एकजुट करने में सफल रहे और एक संयुक्त सिख राज्य की स्थापना की। 28वां। मार्तंड वर्मा ने निम्नलिखित में से किस काल में त्रावणकोर पर शासन किया? तो ये किया आपका 1729 से 1758। केरल में त्रावणकोर का राज्य मार्तंड वर्मा और राजवर्मा के अधीन राजवर्मा के अधीन स्थापित किया गया। मार्तंड वर्मा त्रावणकोर पर शासन किया, जो दक्षिणी केरल राज्य बेनाड 1729 से 1758 तक स्थित है। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है इसमें देखते हैं 29वें प्रश्न पर चलते हैं। तो जो हमारे चैनल है स्किल टेक 01, इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के आपके जो क्विज टाइप के वीडियोस हैं वो आपको जानने को मिलेंगे। हमने कई वीडियोस बनाए हैं, हिस्ट्री में बनाए हैं, ज्योग्राफी में बनाए हैं और हर टॉपिक पे बनाते हैं। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो आधुनिक भारत का इतिहास। 29 में भारत में पुर्तगाली आधिपत्य का प्रथम वायसराय कौन था? पुर्तगाली आधिपत्य का प्रथम वायसराय, तो ये सबको पता होना चाहिए, अल्मीडा। डी अल्मीडा भारत में पुर्तगाली संपत्ति का पहला वायसराय था। उन्होंने मुख्य रूप से नौसेना शक्ति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। ब्लू वाटर नीति उसके साथ जुड़ी हुई है, ब्लू वाटर पॉलिसी। 30वां। जहांगीर ने थॉमस रो को निम्नलिखित में से किस स्थान पर कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3, आगरा, बरोच और अहमदाबाद, तीनों ही। थॉमस रो मुगलों के साथ कोई व्यापारिक संबंध बनाने में विफल रहा, लेकिन जहांगीर ने उन्हें अहमदाबाद, आगरा और बरोच में कारखाना स्थापित करने की अनुमति
दी, अहमदाबाद, आगरा और बरोच। 31वां प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सिख सेना का कमांडर था? तो यह था आपका लाल सिंह। लाल सिंह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिख सेना के कमांडर थे। लाल सिंह और तेजा सिंह के विश्वासघात ने अंग्रेजों को एक भी लड़ाई के बिना लाहौर हासिल करने में मदद की। लाल सिंह जो थे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिख सेना के कमांडर थे। लाल सिंह जो थे और तेजा सिंह के विश्वासघात ने अंग्रेजों को एक भी लड़ाई के बिना लाहौर हासिल करने में मदद की। ठीक है। 32वां है पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई दोहरी सरकार। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की दोहरी सरकार में दो सरकार भारत में तब तक चलती रही जब तक कि इसे निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा समाप्त नहीं किया गया? तो यह था आपका भारत सरकार अधिनियम 1858। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत के संवैधानिक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत को चिन्हित किया। भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में जाने जाने वाला अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के समापन के लिए प्रदान किया गया और सरकार क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1858 में यह प्रावधान था कि भारत को सीधे और ताज के नाम पर शासित किया जाना था। इस अधिनियम ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया और नियंत्रण बोर्ड को भी समाप्त कर दिया। इस अधिनियम ने पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई दोहरी सरकार को भी समाप्त कर दिया। चूक के सिद्धांत को वापस ले लिया गया। भारतीय शासकों को ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन स्वतंत्रता दी गई और इसने सरकारी सेवाओं में भारतीयों के लिए कुछ द्वार भी खोल दिए। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था ये भारत सरकार अधिनियम 1858। 33वां है निम्नलिखित में से कौन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी। ठीक है, तो पहला देखते हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके प्रावधान क्या थे। पहला, बंगाल प्रेसिडेंसी को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर श्रेष्ठता मिली। बंगाल प्रेसिडेंसी को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर श्रेष्ठता मिली। ठीक है। दूसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को 4 सदस्यों वाली अपनी परिषद के साथ नियुक्त किया गया। तीसरा, कंपनी के नौकरों को रिश्वत लेने से रोक दिया गया। चौथा, निदेशक मंडल की पात्रता और मतदान अधिकार ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गए। ठीक है। तो अगर यहाँ देखें कि विनियमन अधिनियम एक्ट 1773, बंगाल प्रेसिडेंसी को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर श्रेष्ठता मिली। बंगाल के गवर्नर जनरल को इसकी परिषद के साथ नियुक्त किया गया जिसमें 4 सदस्य थे, ये भी पूछा जाता है। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल था, ये तो कई बार पूछा गया है। और कंपनी के कर्मचारियों को रिश्वत लेने से रोक दिया गया था। निदेशक मंडल की पात्रता और मतदान के अधिकार ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गए थे और कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक, एलिजा इम्पे, ये भी पूछा गया है कई बार। और ये भी पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में कलकत्ता में जो हुई वो किस एक्ट के तहत हुई? तो वो थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या कह सकते हैं विनियमन एक्ट अधिनियम 1773। 34वां, लखनऊ में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो कौन थे? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। ठीक है। उसने अपने 11 वर्षीय बेटे बिरजिस कादर की ओर से शासन किया और लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। उसने अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली पेंशन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और नेपाल में शोक रहित मरने का फैसला किया। 35वां है 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1858 को जारी क्वींस उद्घोषणा निम्नलिखित में से कौन सा वादा नहीं था? 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1858 को जारी
जो क्वींस की उद्घोषणा थी उसमें से कौन, उनमें जो वादे किए गए थे वादे, उसमें कौन सा शामिल नहीं था? तो उपरोक्त सभी वादे क्वींस उद्घोषणा में मौजूद थे। यानी कि पहला क्या था वादा? भारतीयों पहला था भारतीयों और यूरोपीय लोगों के बीच इलाज की समानता। ठीक है। दूसरा, धार्मिक तटस्थता। तीसरा, भारतीयों को सरकार के सभी कार्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। और चौथा, उपरोक्त सभी वादे क्वींस उद्घोषणा में मौजूद थे। ठीक है, ये सब के सब उसमें हुआ था। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, जहां लॉर्ड कैनिंग ने शाही उद्घोषणा भेजी, जिसमें घोषणा की गई कि रानी ने भारत की सरकार संभाली है। और इस उद्घोषणा ने भारत में ब्रिटिश शासन की भावी नींव की घोषणा भी की। 36वां, निम्नलिखित नेताओं में से किसने रेवाड़ी यानी कि हरियाणा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो डी कौन थे? राव तुलाराम। तो राव तुलाराम 1825 से 63 के बीच का इनका समय रहा। तो 1857 के महान भारतीय विद्रोह के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक हैं। कौन? राव तुलाराम। उन्हें रेवाड़ी यानी कि हरियाणा से अस्थायी रूप से सभी ब्रिटिश शासन को चलाने और दिल्ली में पुरुषों, धन के लड़ने वाली विरोधी ताकतों की मदद करने का श्रेय दिया जाता था, धन के साथ और सामग्री के साथ भी। 1857 के विद्रोह के समाप्त होने के बाद उन्होंने भारत छोड़ दिया, ईरान, अफगानिस्तान के शासकों से मुलाकात की और रूस के जार के साथ संपर्क भी स्थापित किया, ताकि भारत को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए युद्ध लड़ने के लिए उनकी मदद ली जा सके। 1863 में काबुल में पेचिश से उनकी मृत्यु के कारण उनकी योजनाएं विफल हो गई थी। अगला है 37वां, निम्नलिखित में से किसे भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू करने के लिए जाना जाता है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो डिपार्टमेंटल प्रणाली भी जिसको कहते हैं, तो ये कौन थे? बी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, पोर्टफोलियो प्रणाली। लॉर्ड कैनिंग 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। गवर्नर जनरल की परिषद के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग विभाग और जिम्मेदारियां दी गई। 38वां, लॉर्ड कर्जन के समय में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो 1, 2, 3 यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। आप देखते हैं तीसरी 3 घटनाएं कौन सी थी? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत स्थापित किया गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। दूसरा, महारानी विक्टोरिया का निधन हुआ उस टाइम और कोलकाता निगम कानून पारित किया गया। बंगाल का विभाजन निरस्त हुआ, जो कि गलत है, वो लॉर्ड कर्जन के टाइम नहीं हुआ था। ये तीनों जो चीज़ें भी घटनाएं भी वो लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की स्थापना 1901 में हुई थी और इसे वर्ष 2010 में खैबर पख्तूनवा प्रांत का नाम दिया गया। 22 जनवरी 1901 को महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो गई। कोलकाता निगम कानून 1899 में पारित हुआ। बंगाल, देखें इसको, बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में की गई थी। लॉर्ड कर्जन का समय लेकिन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के सेकंड के समय में रद्द किया गया था। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण इसमें जानकारियां हैं कि बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में भी, लॉर्ड कर्जन का जो समय था, ठीक है, उस टाइम, लेकिन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग जो सेकंड था, द्वितीय, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो था, उसके समय में ये जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द किया गया था। ठीक है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की स्थापना 1901 में की गई थी। इसे 2010 में खैबर पख्तूनवा का प्रांत नाम दिया गया था। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु 22 जनवरी 1901 को हुई। कोलकाता निगम कानून जो हुआ 1899 में पारित हुआ। तो आपको सारी तारीखें याद रखनी है। और सबसे महत्वपूर्ण है बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसके समय हुआ? कर्जन के समय। 39वां, सिंध को निम्नलिखित में से किस वर्ष बंबई से अलग किया गया? सिंध को, तो ये किया गया 1936 में। ठीक है, 1936 में सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया गया था। 1936 में बिहार उड़ीसा प्रांत मद्रास प्रांत से कुछ हिस्सों को अलग करके उड़ीसा को एक अलग प्रांत के रूप में बनाया गया था। ठीक है, बिहार से उड़ीसा प्रांत और फिर मद्रास प्रांत से भी कुछ इस हिस्से में लिए गए। 40वां है, ब्रिटिश
भारत के निम्नलिखित में से किस एक्ट ने कॉपीराइट कामकाज के लिए पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली को प्रतिस्थापित करके अपनी कार्यकारी परिषद पर वायसराय के अधिकार को मजबूत किया? एक बार फिर से प्रश्न को समझेंगे। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कारपोरेट कामकाज के लिए पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली को प्रतिस्थापित करके अपनी कार्यकारी परिषदों पर वायसराय के अधिकार को मजबूत किया? तो ये था आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था। इसने भारत की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर चलने वाली कैबिनेट के रूप में कार्य करने के लिए बदल दिया। 41वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारतीय राज्यों की सेनाओं का नाम बदलकर इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स कर दिया गया? किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारतीय राज्यों की सेनाओं का नाम बदलकर इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स कर दिया गया? तो ये था लॉर्ड लैंसडाउन। तो लॉर्ड लैंसडाउन के वायसराय के दौरान भारतीय परिषद अधिनियम 1892 अधिनियम पारित हुआ। 1891 का नया कारखाना कानून पारित हुआ, जिसने पुराने कानून को संशोधित किया जो लॉर्ड रिपन के समय में पारित किया गया था। भारतीय राज्यों की सेनाओं का नाम बदलकर इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स कर दिया गया। चांदी के अवमूल्यन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई थी। ठीक है, और देखिए आगे जो इसमें है कि 42वां प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन को किस वर्ष भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था? लॉर्ड कर्जन को तो किया गया था 1899 को। लॉर्ड कर्जन को वर्ष 1899 में भारत के वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था और उनका वायसरायशिप 1905 में समाप्त हो गया। 1919 से विदेशी मामलों के राज्य सचिव बने। कौन? लॉर्ड कर्जन। 43वां प्रश्न, जब रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ तब भारत का वायसराय कौन था? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया। तो ये था लॉर्ड वेवल। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह 1946 18 फरवरी में हुआ और लॉर्ड वेवल उस समय भारत के वायसराय थे। लॉर्ड वेवल 1943 से 1947 तक भारत के वायसराय थे। 44वां, भारत की निम्नलिखित में से किन रियासतों को सलामी न देने वाले राज्य के तहत वर्गीकृत किया गया था? किन रियासतों को सलामी न देने वाले राज्य के तहत वर्गीकृत किया गया था? तो यह था 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 यानी कि बौंद 1, 3 और 4 यानी कि बौद्ध राज्य, नस्वादी और अटगढ़। ब्रिटिश शासन के तहत जिस रियासत को ब्रिटिश क्राउन द्वारा बंदूक की सलामी दी गई उसे सैल्यूट स्टेट के रूप में जाना जाता था। मान्यता है कि बंदूक सलामी प्रणाली पहली बार 18वीं शताब्दी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान शुरू की गई थी। इंदौर को छोड़कर अन्य तीन को गैर सैल्यूट राज्य के तहत वर्गीकृत किया गया था। 45वां, 1726 के चार्टर एक्ट इनमें से किस स्थान पर निगम की स्थापना का प्रावधान करता है? तो यह है बॉम्बे और कलकत्ता। 1726 का जो चार्टर एक्ट था, 1726 के चार्टर ने बॉम्बे और कलकत्ता में एक निगम की स्थापना के लिए प्रदान किया जो पहले से ही मद्रास में मौजूद था। इस प्रकार प्रत्येक प्रेसिडेंसी शहर में एक महापौर 9 एल्डरमैन से मिलकर एक निगम होना था। प्रत्येक निगम के महापौर और 9 एल्डरमैन ने एक अभिलेख न्यायालय का गठन किया जिसे महापौर का न्यायालय कहा जाता था। इसे प्रेसिडेंसी शहर और उसके अधीनस्थ कारखानों के भीतर सभी दीवानी मामलों का फैसला करने का अधिकार था। मेयर ने 2 अन्य अंग्रेजी एल्डरमैन के साथ मिलकर कोरम का गठन किया। 46वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश भारत के दौरान किस अधिनियम ने भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान किया? तो ये था आपका 1813 का चार्टर एक्ट।
1813 के चार्टर एक्ट ने न केवल मिशनरियों को भारत की यात्रा करने की अनुमति दी, बल्कि दो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए के आवंटन के लिए भी प्रदान किया। पहला, भारत के विद्वान मूल निवासियों को प्रोत्साहन के लिए और पुनरुद्धार और सुधार के लिए साहित्य। दूसरे, भारतीयों के बीच विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। 47वां प्रश्न, किस अधिनियम ने केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय अर्थात राज्यों की परिषद और विधानसभा बना दिया? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 एक अलग प्रस्तावना थी और इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक अभिन्न अंग बना रहेगा। दूसरा, केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय बनाया गया था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत करी। ढीलेपन के साथ अधिकार का क्रमिक विकेंद्रीकरण, केंद्र सरकार का सर्वोच्च अधिकार। इस प्रकार इस अधिनियम की प्रस्तावना ने सरकार के विकेंद्रीकृत एकात्मक रूप के लिए सुझाव दिया। जिम्मेदार सरकार के लक्ष्य के लिए समय और तरीका ब्रिटिश संसद द्वारा तय किया जाएगा। में आंशिक जिम्मेदारियां प्रांत, लेकिन केंद्र सरकार के चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया गया। प्रश्न 48वां, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और फिर कहिए कि सही कौन सा है। तो सही इसमें 1, 2 है, यानी कि दोनों सही हैं। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत करी, जो सही है। इसने केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय या 2 कक्ष प्रणाली की शुरुआत की, ये भी ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत करी। केंद्र में गवर्नर जनरल या उसकी कार्यकारी परिषद पर विधान परिषद का कोई नियंत्रण नहीं था। विषयों की 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों में भू राजस्व, वित्त, कानून व्यवस्था, सिंचाई जैसे विषय शामिल थे। इन विषयों को राज्यपाल, कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाना था। हस्तांतरित विषयों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, स्थानीय सरकार जैसे विषय शामिल थे और परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रशासित किए जाने थे। 49वां, भारत या रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम प्रदान किया गया था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया। 1 अप्रैल 1935 को स्थापित भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक। 50वां और अंतिम प्रश्न आज का, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेशी मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसने रखा था? स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेशी मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसने रखा था? तो ये थे आपका ये जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री रूप में विदेशी मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधों के पोर्टफोलियो का आयोजन किया। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में वैज्ञानिक अनुसंधान का पोर्टफोलियो भी संभाला था। तो ये थे हमारे जो 50 प्रश्न। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो आगे भी हमारे ग्रुप से जुड़े रहें स्किल टेक से। याद रखिए स्किल टेक। आगे हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।